साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला हो चाहे आईपीसी का मामला हो, जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो यूजुअली एडवोकेट एम्फेसाइज करते हैं ऑन सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी या सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। ये वो दो सेक्शन हैं जो अक्यूज को रेगुलर बेल दिलाने में जो है हेल्प करते हैं। जहाँ तक बात 437 सीआरपीसी की है, इट इज़ एप्लीकेबल टू द कंसर्न प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, और जहाँ तक बात 429 सीआरपीसी की है, इट इज़ एप्लीकेबल टू द प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। द प्रोसीडिंग शुड बी इन कनेक्शन विद द बेल। क्लियर हो गया ना? बहुत सिंपल शॉर्ट अपन बात कर रहे हैं। साथियों, कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी पर दायित्व जो है इम्पोज करते हैं कि अगर आपने मुलजिम को जो है कन्फाइंड कर रखा है और आपको ये एप्रीहेंशन है कि मुलजिम जो है गवाह को टेम्पर विद कर सकता है या भाग सकता है या इन्वेस्टिगेशन के रुख को पलट सकता है और कन्फाइनमेंट जो है ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपको चार्जशीट जो है पेश करनी है विद इन अ रीजनेबल टाइम। और ये टाइम ना तो मैं तय कर सकता हूँ, ना आप तय कर सकते हैं और ना ही कोर्ट तय कर सकता है। ये टाइम डिसाइड करता है सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें कैटेगरी के हिसाब से जो है टाइम दे रखा है। अगर उस टाइम के भीतर चार्जशीट पेश नहीं होती है, मैं स्पेसिफिक कर दूं, अ कंप्लीट चार्जशीट। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग जल्दबाजियाँ करते हैं और इनकम्प्लीट चार्जशीट पेश करते हैं, मीन्स विदाउट डॉक्यूमेंट जो है चार्जशीट फाइल करते हैं। ऐसी चार्जशीटें गलत हैं, इलीगल है। अगर कंप्लीट चार्जशीट जो है पेश नहीं हुई है तो वहाँ पर अक्यूज का एक राइट है टू गेट द स्टैट्यूटरी बेल, मीन्स अ डिफ़ॉल्ट बेल, जिसके लिए सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी में जो है प्रोविजंस दिए गए हैं। अब साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये प्रोविज़न एंटी करप्शन पर लागू होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस हद तक होंगे, और अगर अक्यूज इस पर्सपेक्टिव में बेल मूव कर रहा है तो उसे किस किस बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या आर्ग्यू करना है और किस तरह से वर्कआउट करना है। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम क्लियर नहीं होते हैं तो हम इधर उधर से पूछते हैं और जो लोग बताने वाले हैं वो भी क्लियर नहीं है। इट कॉज मोर कन्फ्यूजन्स। तो मैं चाहता हूँ कंसेप्चुअली क्लियर करना आप सबको, ताकि आप अपना वर्कआउट खुद कर सकें और खुद जंग के मैदान में जो है लड़ सकें एज पर द प्रोविज़न ऑफ लॉ। सातवीं बात स्पष्ट कर दूं, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी जो है आप पे कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है, एक मूलभूत अधिकार, एक फंडामेंटल राइट, और कोई भी अधिकार कोई आपसे नहीं छीन सकता है। अगर छीनना है, द प्रोसीडिंग शुड बी फेयर, इट शुड बी अ ड्यू प्रोसीडिंग। अगर प्रोसीडिंग अनफेयर है, इलीगल है, तो किसी भी रूप में इसे नहीं छीना जा सकता, और छीन भी लिया गया है तो कोर्ट को जो है इसे रजिस्टर करना होगा। तो जब भी आप बेल आर्ग्यू कर रहे हैं तो इस बात को विशेष जो है ध्यान में रखें। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ बताऊंगा वो एक जजमेंट पर जो है बेस्ड है। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, नोट डाउन कीजिए। अगर ऐसी समस्या से आपके पिताजी या आपका भाई या आपका कोई मित्र या कोई दोस्त जो है जूझ रहा है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है एंटी करप्शन के मैटर में डिफ़ॉल्ट बेल उन्हें दिलवाने में। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप कहीं मत कीजिएगा। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है ये पारित किया है गुवाहाटी हाईकोर्ट ने, जिसका साइटेशन है राकेश बनाम स्टेट ऑफ असम। जजमेंट है 29 अप्रैल 2019 का, और जिसका बेल एप्लीकेशन नंबर है 364/19। तो यहाँ तक सारे फैक्ट्स जो हैं आपको क्लियर हो गए कि भाई ये मामला जो है उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, ये टाइटल क्या है, किस हाई कोर्ट ने जो है इसको पारित किया है, और किस प्रकार से जो है ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है। अब साथियों, इस केस के हम आते हैं बेसिक फैक्ट्स के ऊपर। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं कि एक बेल एप्लीकेशन जो है फाइल हुई एज़ पर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकूंगा और एम्फेसाइज करूँगा, ये आपको नोट करना है। जब भी देखो हम बेल मूव करते हैं बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, तो वहाँ पर बेल के जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 439 सीआरपीसी में लिखे गए हैं। शर्त ये है कि इट शुड बी अ रेगुलर बेल, नॉट अ एंटिसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल मीन्स आप जेल में हैं और आप बेल को मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बेल को रेगुलर बेल कहा जाएगा और सेक्शन 439 सीआरपीसी के प्रोटोकॉल वहाँ पर लागू हो जाएंगे। यहाँ पर जो एलिज्ड ऑफेंस है वो है 420 आईपीसी में, सेक्शन 7, सेक्शन 13(1)D, सेक्शन 13(2) पीसी एक्ट में, और अक्यूज को यहाँ पर अरेस्ट किया गया 13 अक्टूबर 18 को। क्लियर हो गया? आपको पता है बेसिक हम चीज़ समझ गए। साथ ही इस मामले के फैक्ट्स क्या है कि एक रिपोर्ट जो है दर्ज हुई 10/10/18 को, जिसमें आरोप ये थे कि जो परिवादी है उसका भतीजा आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर हुआ, और ये एग्ज़ाम हुआ था 2014 में। इस एग्ज़ाम से कुछ समय पहले एक व्यक्ति, जिसका नाम है रंजू, RANJU, जिसको हम आर कह के जो है यहाँ पर बुलाएंगे मिस्टर आर,
ये जो है परिवादी से मिलता है और ये कहता है कि 10 लाख रुपए लगेंगे भाई, और गारंटेड जो पोस्ट है DYSP की, उस पर आपके भतीजे का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और ये अमाउंट जो है पे करना है टू द कंसर्न पर्सन, जो कि चेयरमैन है APSC का। अकॉर्डिंगली ये अमाउंट जो है पे हुआ, पर अमाउंट जो है इसका जो पहला किस्त था वो था 5,50,000 रुपये का, जो कि पे हुआ अप्रैल 2014 में टू मिस्टर रंजू या मिस्टर R। अगले दिन शाम को जो ये रंजू था, इसको ले गया टू सत्संग बिहार, जो कि लोकेटेड है टू अ पर्टिकुलर एरिया इन गुवाहाटी। और फर्दर जो है इसने अक्यूज पिटिशनर से जो है मिलवाया कंसर्न परिवादी को, और उसकी परजेंस में कुछ पार्ट ऑफ मनी जो है ये रंजू ने रख लिया और रिमेनिंग पार्ट जो है डिलीवर कर दिया अक्यूज पिटिशनर को। अक्यूज पिटिशनर जो है उसने अश्योर कर दिया कि भाई आपके भतीजे को जॉब मिल जाएगी और रेस्ट अमाउंट जो है आपको देना होगा आफ्टर अपॉइंटमेंट। बट यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई कि जो परिवादी है इसका जो भतीजा है ये फेल हो गया, क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उसने कहा कि भाई अमाउंट जो है रिफ़ंड कर दो, और ये अमाउंट जो है रिफ़ंड नहीं हुआ और बात जो है बढ़ गई। तो यहाँ तक अगर हम फैक्ट्स को देख रहे हैं, 3 बात दिखाई देती है कि सबसे पहली बात, परिवादी जो एक्ट कर रहा है वो है इनलीगल एक्ट, नंबर 1। दूसरी बात, कोई भी डायरेक्ट डिमांड जो है अक्यूज पिटिशनर के द्वारा नहीं है, बाय दलाल है। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये स्टोरी लेके चल रहा है कि कुछ अमाउंट रख लिया, कुछ अमाउंट जो है अक्यूज पिटिशनर को दे दिया, इसको सस्टेन करने के लिए कुछ सपोर्टिंग एविडेंस जो है फाइल पे नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है लैग कर रहा है फ्रॉम द इंसेप्शन। इस मामले में जो है इन्वेस्टिगेशंस के लिए FIR को जो है लॉन्च किया गया और चार्जशीट जो है सबमिट की गई 11/12/18 को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सेक्शन 420, सेक्शन 7, सेक्शन 13(1)D PCAT के वहाँ पर जो है इम्पोज किए गए, और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जो है इट इज़ केप्ट पेंडिंग अगेंस्ट द अक्यूज पिटिशनर and to produce the prosecution sanction so that the trial proceeding could be commenced easily। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी सेक्शन 7 में और सेक्शन 13 PCAT में प्रोसिक्यूशन किसी व्यक्ति का हो रहा है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन चाहिए एज पर सेक्शन 19 ऑफ द PCAT। अगर वो नहीं है तो कार्रवाइयाँ होने में दिक्कतों का सामना कोर्ट को करना पड़ सकता है। और प्रोसिक्यूशन जो है इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 420 IPC हैज़ बीन रिसीव्ड वाइड ऑर्डर नंबर ABP 01/2019/25, जिसका डेट था 8/3/19, जो कि इशूड की गई सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम पर्सनल सब क्लॉज B डिपार्टमेंट के द्वारा। इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर प्रोविजंस मींस PCAT, जो गवर्नमेंट ऑफ असम था, इट हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन सैंक्शन एज पर सेक्शन 19 ऑफ द PCAT टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज पिटिशनर। में एक लेटर था जिसका नंबर था ABP 01/2019/50, जिसका डेट था 8/4/19। ये एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम जो है इनिशिएट हुआ। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फर्दर ऑर्डर से ये अबेटेड थे फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 317 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि जो भी चेयरमैन है कंसर्न सिलेक्शंस कमेटी के या पब्लिक सर्विस कमीशंस के, तो वहाँ पर बिजनेस उसके हिसाब से जो कंसर्न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अकॉर्ड करता है सैंक्शन एज पर आर्टिकल 317 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कारण यहाँ पर जो है काफ़ी देर जो है लग गई और काफ़ी दिक्कतें जो है प्रोसिक्यूशन को झेलनी पड़ी। इसी बीच क्या हुआ कि अक्यूज पिटिशनर ने जो है बेल मूव करी बिफोर स्पेशल कोर्ट असम गुवाहाटी की मुझे जो है बेल दी जाए, पर ये बेल एप्लीकेशन जो है 1 फरवरी 2019 को जो है रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड जो रेज हुआ वो ये था कि प्रीमा फेसी जो है केस इस्टेब्लिश है अगेंस्ट द अक्यूज्ड और चार्जशीट जो है फाइल हो चुकी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है गोइंग ऑन है। तो प्रीमा फेसी अगर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस फाइल पर है और जो स्टैंड कर रही है जिसका कोई खंडन नहीं है और एलिगेशन जो है सीरियस है और उसका एक गंभीर इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ेगा, तो वहाँ पर ऐसे मामले में बेल नहीं दी जाती। ये ग्राउंड जो है कोर्ट ने लिखे। फिर मामला जो है हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है रखे गए कि अक्यूज को इनिशियली जो है अरेस्ट किया गया था 4/11/16 को इन कनेक्शन विथ द ऑफेंस रजिस्टर्ड बियरिंग नंबर 936/16, जिस कारण वो जेल में है और करीबन 2 साल 3 महीने से जो है जेल में है विदाउट एनी गिल्ट बीइंग प्रूव। फिर अक्यूज़ को जो है अरेस्ट किया गया अनदर केस में जिसका नंबर है 159/2017 17/8/18 को। उनका ये कहना है कि दोनों ही केसेस में चार्जेस जो है फॉल्स है, ना तो हमने कोई अनड्यू एडवांटेज या ब्राइब ली, ना ही मांगी और ना ही किसी को सिविल सर्विस देने का वादा करा इन लीव ऑफ अनड्यू एडवांटेज। और जो भी एविडेंस फाइल पर है ये केवल हवाई बातें, दे आर स्विंग इन द एयर।
बट दे आर नॉट सपोर्टिंग बाय एनी एविडेंसेस। प्रोसिक्यूशन सेंक्शन येट टू बी रिसीव्ड, मतलब रिसीव नहीं हुई है, और कंसिडरेबल टाइम लगेगा ट्रायल के बिगर होने में, और अक्यूज़ अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके जिस कारण उसको बेल पर रिहा करना हो सके। ना तो उसने किसी भी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को टेम्पर विद किया है, ना ही ऐसा कोई कंडक्ट किया है कि जिसके आधार पर कंक्लूजन निकाल सकें कि ये इंडिया छोड़ के जो है भाग जाएगा, ये आदमी जो है ये एक हैबिचुअल क्रिमिनल है या इसका एक प्रीवियस जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। और जो केस नंबर 936/16 इसमें इसको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है बाय द एपेक्स कोर्ट, जिसका ऑर्डर पास हुआ था 16/8/17 को, और जो ये ऑर्डर पास हुआ उसकी कैटेगरी थी डिफॉल्ट बेल, और इन्होंने रेफ़र किया जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि पारित हुआ था इन मैटर ऑफ पल्लवी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम, जो कि रिपोर्ट हुआ था 2018 वॉल्यूम 4 GLT पेज नंबर 975। उनका ये कहना यह है कि जो प्रिंसिपल लेड ऑन हुआ है संजय चंद्रा वाले मामले में वो एप्लीकेबल टू द अक्यूज केस, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो चार्जशीट में है अप टू द 10 ईयर। उनका कहना यह कि अक्यूज़ की 68 साल की जो है एक ओल्ड मदर है जिनको किडनी फेलियर है, इसके अलावा उनका डायलिसिस जो है 3 बार होता है, और उनकी हेल्थ कंडीशन जो है क्रिटिकल है। सबसे इम्पोर्टेंट प्ली उनका यही था कि जो मैक्सिमम टर्म है अगर वो क्रॉस हो गई है तो उस सिनेरियो में बेल प्ली को जो है देखा जाना चाहिए। स्टेट ने जो है इसको अपोज किया, और स्टेट ने जो है रिलाई किया ऑन जजमेंट लेड ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सुरेश कुमार बिकम्स एंड जय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें ये हेल्ड हुआ था कि द लर्नेड कोर्ट बिलो डिस्पाइट चार्जशीट हैविंग बीन फाइल्ड अगेंस्ट अक्यूज्ड एंड नो कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन ऑफ द ऑफेंसेस इज ऑथराइज्ड बियॉन्ड द पीरियड अंडर सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC टू पास ऑर्डर फॉर रिमांड एट सच इंटरमीडिएट स्टेज। अकॉर्डिंग टू मिस्टर फुलकन द अक्यूज कैनॉट क्लेम द स्टैट्यूटरी बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। उनका ये भी कॉन्टेंशन है कि द कस्टडी ऑफ अक्यूज हैज़ बीन ऑथराइज्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, mere non-receipt of sanction order to prosecute the accused cannot be a ground to avail the benefit of statutory bail। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसने ऑफेंस कमिट किया है वो एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, तो ऐसे गंभीर मामलों में जो है इसको बेल बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जो बेल एप्लीकेशन है जिसमें रिलाई किया गया है 2 ऑर्डर्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट जो कि पास हुए थे इन बेल एप्लीकेशन नंबर 2099/18, एक है 176/2019। उनका ये कहना है कि द लेंथ ऑफ डिटेंशन इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया इन सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे पड़ता है। क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन और उसका आउटपुट, जब इन्वेस्टिगेट किया हमने तो ये माना कि इसके विरुद्ध जो है गंभीर साक्ष्य हैं जिसका खंडन नहीं कर पा रहा। दूसरी बात है कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्जशीट जो है फाइल कर दी है, तो जो लेकुनास है कानून में उसका फ़ायदा अक्यूज नहीं उठा सकता। कोर्ट ने यहाँ पर कॉन्टेंशंस जो है कंसिडर करे, लीगल पोजीशन को देखा। कोर्ट ने देखा कि जब भी इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तो ये ड्यूटी है आईओ की टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट एज पर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लो कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है नहीं छुपा सकता है प्रोसिक्यूशन कोर्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोविज़न है उस स्नैरियो में इनएप्लीकेबल हो जाते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट किए गए हैं सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 CRPC में, यदि चार्जशीट जो है विद इन टाइम पेश हो गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वंस अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC इज फाइल्ड, तो जो प्रोविज़ो है सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 CRPC के, इट वुड बी इनएप्लीकेबल अगर वो विद इन टाइम जो है फाइल हुई है। और ये जो राइट है टू गेट अ स्टैट्यूटरी बिल और अ डिफ़ॉल्ट बिल, इट गॉट एग्जॉस्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पर रिलाई किया गया जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास्ट इन केस ऑफ सुरेश कुमार, और उसमें 2 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी पैरा नंबर 18 और 19 के पर्सपेक्टिव में। नन ऑफ द सेट सेक्शन detract from the position that once a charge sheet is filed within a stipulated time, the question of granting default bail or statutory bail does not arise। सबसे important बात है, whether cognizance is taken or not, it is totally immaterial। The key point is that if charge sheet is filed within a time, then he has no right to get the default bail, and if it is not filed, then he has a right to get the default bail। Merely because sanction has not been obtained to prosecute the accused to proceed as per the provision of section 309 of CRPC, it cannot be said that the accused is entitled to get the regular statutory bail। The scheme of CRPC is that once investigation is complete, the court has to proceed further। जिसका पहला स्टेज जो है कॉग्निजेंस है, फिर है चार्ज, फिर है ट्रायल और आखिरी है जजमेंट। अगर अक्यूज जो है कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा हो गया है, विद इन अ टाइम जो है चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो राइट अकर होगा। पर विद इन टाइम अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो मजिस्ट्रेट के पास फर्दर पावर है
कि अक्यूज को जो है कस्टडी में रखें, और अगर वो बेल मूव करता है अक्यूज, तो बेल में उसके क्या ग्राउंड्स हैं, अगर वो ग्राउंड सस्टेनेबल हैं और वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ये कस्टडी जो है गलत है या अरेस्ट जो है गलत है या उसके विरुद्ध कोई अपराध बनता नहीं है, फिर भी गिरफ्तार कर लिया है, तो वहाँ पर उसका बेल प्ली जो है देखा जाएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टैट्यूटरी बेल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्यूज में एम्फसाइज करने की, चार्जशीट जो है विद इन टाइम पेश नहीं हुई है, जिस कारण उसका जो स्टैट्यूटरी राइट है इट इज़ गोइंग टू बी डिफिटेड, और जिस कारण वो हकदार है टू गेट द डिफ़ॉल्ट बेल और स्टैट्यूटरी बेल फ्रॉम द कोर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ऐसा नहीं है और चार्जशीट जो है पेश हो गई है और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी है, इन दैट सिनेरियो द अक्यूज इज़ नॉट एंटाइल्ड टू गेट द स्टैट्यूटरी बेल। ये लॉ के प्रिंसिपल है, इस पर बार बार जो है एम्फेसाइज किया गया है। अब कोर्ट ने क्या लिखा कि हैविंग रिगार्ड टू द अबव, इन सबको हम ध्यान में रख के एक बात जो है होल्ड करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, कि नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट एबल टू ऑब्टेन सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज वॉज नॉट एंटाइल्ड टू गेट स्टैट्यूटरी बेल सिंस द चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड वेल विद इन द पीरियड ऑफ कंटेम्पलेटेड टाइम, जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 CRPC में। सैंक्शन केवल इनेबल करता है कि मैटर को जो है आगे बढ़ाया जाए और एज पर लॉ जो है प्रोसीड किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है सबमिट हो गई, जिसमें जो मटेरियल इकट्ठा हुआ उसके आधार पर ग्राउंड्स थे टू प्रोसीड अगेंस्ट द अक्यूज, और इसके अलावा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जो है यहाँ पर ऑर्डर किए गए एज पर सेक्शन 173(8) ऑफ CRPC, और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने सैंक्शन जो है ऑब्टेन करी अगेंस्ट द अक्यूज हु इज चेयरमैन ऑफ APSC एज पर सेक्शन 197 ऑफ CRPC, जो कि बात हो रही है यहाँ पर 420 IPC की। बट दे स्टिल नॉट ऑब्टेन द सैंक्शन एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 19 ऑफ PC8, जिस कारण जो PC8 का ऑफेंस है उसकी हद तक जो है प्रसंगन नहीं हो पाया, क्योंकि सेक्शन 19 को आप देखेंगे तो वहाँ मैंडेटरी है कि अगर सेक्शन 7 या सेक्शन 13 में कोर्ट प्रसंगन ले रहा है तो वहाँ पर सेक्शन 19 PC8 के हिसाब से सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट चाहिए, अगर नहीं है तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस फाइल पर है उसको पैरोज करते हैं और जो मटेरियल कलेक्ट हुआ है उसको पैरोज करते हैं, तो ये रिवील होता है कि सीरियस नेचर का ऑफेंस जो है कमिट हुआ है विथ कूल कैलकुलेशन और एंड विथ डेलिबरेट डिज़ाइन, जहाँ पर पर्सनल गेन हुआ है अक्यूज को इन प्रोसेस सिलेक्शन ऑफ पर्सन इन सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट, जिस कारण जो बेसिक लॉ है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अमित कुमार का, उसकी लाइट में अगर ऑफेंस जो है सीरियस नेचर का है और प्रथम दृष्टया रूप से दिखता है कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, तो मियर फैक्ट कि वो लंबे टाइम जेल में है, ये सारे पैरामीटर इनकॉन्सिक्वेंट रहते हैं, इसको विचार में हम नहीं ले सकते हैं। जिस कारण उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अक्यूज जो है बेल का हकदार नहीं है। इन व्यू द बेल एप्लीकेशन हैज़ बिन डिसमिस्ड, और कोर्ट ने आखिर में जो है बेल को डिसमिस कर दिया। तो साथियों, कुल मिला के एक बात जो है समझ में आती है कि अगर आप स्टैट्यूटरी बेल मूव कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, बी कैलकुलेटिव इन योर अप्रोच। अगर आप स्टैट्यूटरी बेल मूव कर रहे हैं तो कम से कम चार्जशीट फाइल नहीं होनी चाहिए। चार्जशीट फाइल हो गई है तो फिर आपको इस तरह की बेल मूव नहीं करनी है, ये बात आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप मूव करते हैं तो अल्टीमेटली यू विल नॉट गेट द बेल, क्योंकि चार्जशीट पेश होने के बाद मियर फॉर्मेलिटी है टू टेक द कॉग्निजेंस, मियर फॉर्मेलिटीज़ है कि सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट फाइल पर हो और उसके अनुसरण में हम जो है वर्कआउट करें। अगर ये चीज़ें फाइल पे नहीं है और हम ये मान के बैठे हैं कि हमें स्टैट्यूटरी बेल मिल जाएगी तो हमको जो है नुकसान होगा। तो केवल और केवल कोर पॉइंट क्या है कि नॉन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। अगर चार्जशीट फाइल है तो आपका जो राइट है इट बिकम अफेक्टेड, इट बिकम्स एग्जॉस्टेड, इट इंटरलिया गोज अवे। क्लियर हो गया? तो अब आप इन बातों को ध्यान में रखें जब भी आप इस तरह की बिल को मूव करें और अपने राइट्स को जो है एज पर लॉ सिक्योर करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।